नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। जिन खबरों से आज हम आपको खबरदार करने वाले हैं, एक एक करके उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे की बड़ी खबर से हम आपको आज खबरदार करेंगे, जहां यूपी से सिंगापुर तक योगी ने सब चंगा वाला नारा लगाया है। इसके साथ ही भगवा और निवेश के गठजोड़ के साथ 2027 का क्या संदेश योगी दे रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर शंकराचार्य विवाद से जुड़ी है, जहां इस सवाल से जुड़े हर जवाब पर खबरदार करेंगे कि क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी यूपी पुलिस किसी भी वक्त कर सकती है। तीसरी बड़ी खबर एक्सक्लूसिव है। उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले खुले 7 एयरपोर्ट में से 6 बंद क्यों हो गए हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इजरायल दौरे पर जाने वाले हैं तो एक खास खबर बताएंगे। क्या ब्रह्मोस से भी तेज मिसाइल भारत को इजरायल देने वाला है। शुरुआत योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे से, जहां भगवा और निवेश के साथ ही क्या 2027 का संदेश मुख्यमंत्री दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सुबह 6 बजे सिंगापुर पहुंचे। उसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने निवेशकों से मुलाकात शुरू कर दी। भरोसा दिलाया कि यूपी अब बदल गया है। योगी को निवेश के मोर्चे पर पहले दिन सफलता भी मिली और यूपी को 6,650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। थोड़ी देर पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने योगी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि सिंगापुर और उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापारिक साझेदारियों को बढ़ावा देने के अवसरों पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। यूपी में निवेश और व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। सिंगापुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या एक नई राजनीतिक छवि के साथ अब देश लौटेंगे। उत्तर प्रदेश ने अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा की जय, जय श्री राम। योगी के पहुंचने से पहले भगवामय हो चुके जापान से कितना निवेश उत्तर प्रदेश के लिए आएगा। पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। सिंगापुर जापान की विदेश यात्रा के ऐलान के बाद से योगी आदित्यनाथ के पहनावे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही कि वो सिंगापुर में क्या पहनेंगे। लेकिन योगी के सिंगापुर पहुंचने के बाद अब यूपी में निवेश प्रस्तावों की चर्चा हो रही है। सिंगापुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ के निवेश समझौते किए। ये निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और हाइपर स्किल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में होंगे। इन परियोजनाओं से 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सिंगापुर में योगी ने यूपी में आया बदलाव, बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतरीन कनेक्टिविटी के बारे में बताया। निवेश करने के लिए कंपनियों को न्योता दिया। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। पहली परियोजना जेवर एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय थीम वाले ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की होगी, जिसमें 3,500 करोड़ का निवेश होगा और 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर वर्तमान में हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, फार्मा पार्क बना रहे हैं, अपैरल पार्क बना रहे हैं। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर की यूनिट ये यूपी के अंदर स्थापित हो रही है। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ के सियासी विरोधी 2027 के लिए वोटों की सोशल इंजीनियरिंग करने में जुटे हैं, उस दौरान
योगी आदित्यनाथ गुड गवर्नेंस इंडेक्स, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप कल्चर और डेटा सेंटर के केंद्र के रूप में यूपी को अव्वल बनाने की बात कर रहे हैं। सिंगापुर और जापान की उनकी यात्रा 2027 से पहले यूपी में निवेश को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश का, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन भी है और सबसे बड़ी मार्केट भी है, तो और अभी क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा हो चुका है, मुख्यमंत्री जी का उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है उत्तर प्रदेश को, तो विदेशी निवेशक भी बहुत आकर्षित हैं और उनसे भी और उत्तर प्रदेश की मार्केट से भी। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी गए, जहां रोजगार को बढ़ावा देने वाली ट्रेनिंग को लेकर बातचीत होती दिखी। प्रेजेंटेशन की प्लेट देखिए, जिसमें सिंगापुर में 12वीं के बाद छात्रों को करियर केंद्रित ट्रेनिंग को लेकर योगी मंथन करते दिखे। इसके अलावा कानपुर और लखनऊ को जोड़ने वाले हाईवे पर 50 एकड़ जमीन पर लॉजिस्टिक पार्क बनाने को लेकर समझौता हुआ। 650 करोड़ रुपए के निवेश वाले इस प्रोजेक्ट से 7,500 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्य सेक्टर के प्रति, जिस भी फील्ड में, चाहे वह सर्विस सेक्टर हो या फिर किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से किसी भी अभियान के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। यूपी की राजनीति अभी तक जाति के इर्द गिर्द रही है, लेकिन पीएम मोदी की तरह योगी विकास को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त योगी अब दिखाना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति यूपी में विकास की नई संभावनाएं खोल सकती है। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पर निकल गए हैं। योगी आदित्यनाथ जहां उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के मिशन पर सिंगापुर और जापान की यात्रा पर हैं, वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन 2027 में जुटे हैं। यूपी में जो चुनाव होगा वो 2027 का चुनाव नहीं होने जा रहा है, 2029 का चुनाव होने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित अखिलेश यादव 2027 के इलेक्शन को लेकर अपनी बिसात बिछाने के लिए कमर कस चुके हैं, तो योगी राज्य के लिए निवेश लाकर यूपी को नई पहचान देना चाहते हैं। ये वही क्षेत्र है, विजन की बात है। पिछली सरकारों के समय में इसी क्षेत्र में गोलियां चलती थी, अपहरण होते थे, अराजकता और व्यवस्था का आलम किस कदर था कि लोग सूर्य अस्त होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले के खिलाफ बीजेपी विकास पर दांव लगाती दिखती है, जिसमें विदेशी निवेश से लेकर लोगों की जिंदगी को आसान बनाकर रोजगार के नए मौके पैदा करने। मेरठ में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत विकास के काम गिनाकर की है, उससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी का जोर 2012 से 17 के बीच की अखिलेश सरकार बनाम 2017 से 2027 तक की योगी सरकार को लेकर होगा। बीते 11 वर्षों में देश के दर्जनों शहरों तक मेट्रो पहुंची, क्योंकि भाजपा सरकार देश की जनता को सुविधा देना चाहती है। देशवासियों को हाई स्पीड, जाम और प्रदूषण से मुक्त सुविधा, ऐसे हर प्रकार की व्यवस्था देना चाहती है। इसलिए आज नमो भारत जैसी
आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। कांग्रेस सपा की जब दिल्ली में सरकार थी तब ये सब संभव ही नहीं था। पिछले 2 चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटी हैं। यहाँ के 14 जिलों में विधानसभा की 71 सीटें हैं। 2017 में पार्टी ने 51 सीटें जीती, जो 2022 में घटकर 40 सीट पर रह गई। ऐसे में बीजेपी के सामने 2027 का चुनाव बड़ी चुनौती भी है। यही वजह है कि चाहे योगी हो या फिर पीएम मोदी, बीजेपी की कोशिश यूपी की पुरानी पहचान याद दिलाकर सियासी नुकसान पाटने की है। अयोध्या में जब हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को कराता है। अब सवाल है कि अखिलेश के पीडीए के खिलाफ बीजेपी का विकास पर दांव कितना कारगर रहेगा। क्या दिल्ली और मेरठ की दूरी कम करने का बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा होगा? मेरा बचपन यहीं से गुजरा है। जैसे महानगर और दूसरे बूम कर रहे हैं, तो मेरठ भी हर मामले में बूम करेगा। बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी इस चीज से, क्योंकि ट्रेवल टाइम कम हो रहा है। हाँ, दिल्ली का लोग आ सकते हैं। अभी मतलब रास्ता भी कम हो गया, जैसा कि इधर से भी रह के अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैं पहले बस से आती थी फर्स्ट 3rd ईयर तक, एंड तब तक अराउंड 2 आवर्स लगते थे कश्मीरी गेट से आने में, बट आई गेस अराउंड 1 आवर लगा मुझे बस। काफी लेट खोला उन्होंने, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो खुल के काफी अच्छा लग रहा है। 6-7 साल बाद स्टार्ट हुई है तो बहुत अच्छा लगा। हम तो यहाँ आने में ट्रैफिक में बहुत टाइम लगता था, 5 मिनट में पहुँच गए। सोचा नहीं था कि ऐसा रहेगा, मतलब दिल्ली मेट्रो से भी एडवांस लग रही है यहाँ पर। तो मेरे बच्चों को भी बहुत फायदा हो गया, इसलिए कि वो बेचारे अप डाउन कर सकते हैं, रात को घर पे खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, पीजी लेने की तकलीफ नहीं उठा सकते। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर से गाजियाबाद, मेरठ और बागपत अब सीधे दिल्ली से जुड़ जाएंगे। इन 3 जिलों में 15 विधानसभा की सीटें हैं। सवाल है कि 2027 के चुनाव में ये इलाका क्या बीजेपी के लिए लखनऊ का रास्ता आसान करने वाली रफ्तार दे पाएगा? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी के दौरे पर हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि जर्मनी की कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश का भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी में कई कंपनियों के शीर्षस्थ अधिकारियों से मुलाकात की है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, जहां सबकी नजर वाराणसी में लगी है। क्या शंकराचार्य विवाद में 2027 की राजनीति का लंका कांड अब शुरू हो चुका है? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी क्या कभी भी हो सकती है? सवाल इसीलिए क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ प्रयागराज में माघ मेले के दौरान 2 बच्चों के शोषण के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस कभी भी पूछताछ कर सकती है। जरूरत हुई, सबूत हुए तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। और तब क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन करेंगे? क्या प्रयागराज पुलिस किसी भी वक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ कर सकती है? हम तो जो पुलिस आ रही है उसी के लिए तैयार है कि भाई पूछ लो, क्या पूछना है प्रश्न। क्या अब जल्द स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो सकती है? हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है। क्या शंकराचार्य विवाद में अब 2027 की राजनीति का लंका कांड शुरू हो गया? रामचरितमानस में लंका कांड है। वहाँ पर विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा है, उगरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। मतलब जो भी छद्म वेशधारी होगा, ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, उसके ढोंग का, पाखंड का एक न एक दिन अंत होगा। न होई निबाहु, निबाह नहीं हो सकेगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ के लिए दावा है। वाराणसी के श्री विद्या मठ में कभी भी प्रयागराज पुलिस पहुंच सकती है। वजह है शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज, जिन्होंने 24 जनवरी को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। माघ मेला 2026 और पिछले साल के दौरान बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए। 8 फरवरी को पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में केस दायर किया। 13 फरवरी को
2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज किए गए। 21 फरवरी को ही कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर होती है। एफआईआर में अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, इतनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं। मुझे पता चला है रात दोनों मिलके गली मिलके रोए हैं, क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि वो सब सीढ़ियां सामने आएंगी, वो सब नंग प्रदर्शन जो है वो हम लोग जल्द ही पुलिस को भी देने जा रहे हैं। तो सब इनके प्रमाण हमारे पास है, जो गंदे काम करते थे हमारे पास है। ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? आज दिन की बात है, 3 खबरें आई जो बताती हैं कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी अगर होती है तो यूपी में हिंदू वोट को लेकर नई राजनीति जोर पकड़ेगी। वजह, दिन में वाराणसी के मठ में शंकराचार्य को अपना समर्थन देने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। दिन में ही शंकराचार्य के समर्थन में एक बार फिर अखिलेश यादव सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हैं। शाम तक यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। लिखा कि केंद्रीय एजेंसी या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, यानी यूपी पुलिस की जांच पर सवाल उठाया। यानी विपक्ष बीजेपी को शंकराचार्य के अपमान के कटघरे में खड़ा करने के लिए तब सड़क पर उतर सकता है। राहु देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ गया था, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया। जो लोग भी छद्म वेशधारी है उनका पर्दाफाश होना ही है। जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो वहां की पुलिस जांच करे। जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। फर्जी व्यक्ति है वो, उसके ऊपर वो हिस्ट्री शीटर है। इन्वेस्टिगेशन होगा तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब क्या इस निश्चितता पर उतरेंगे आप लोग? घृणित आरोप लगा करके आप उनको आरोपी नहीं बना सकते। आरोपों के घेरे में यही 2 प्रमुख लोग हैं। पुलिस ने एफआईआर शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ दर्ज की है, जिनके समर्थन में खुलकर अखिलेश यादव और कांग्रेस खड़े हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री है। अत्याचार अन्याय हो रहा है। शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं और ये सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है, क्योंकि शंकराचार्य हमारे पूज्य होते हैं। दूसरी तरफ शंकराचार्य के खिलाफ शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए। हमको आकर के उन्होंने बताया, जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? आशुतोष नाम है उसका, हम उसका नाम लेना भी नहीं चाहते हैं। हिस्ट्री सीटर संख्या 76A हम बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम उसकी बात कर रहे हैं। आप किसी से पूछ लीजिए क्या शंकराचार्य जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं सच है झूठ है? आंख मूंद करके एक भी व्यक्ति, आंख मूंद करके हर व्यक्ति इस बात को कहेगा कि भाई कम से कम इतना घृणित नहीं उतरना चाहिए। आप शंकराचार्य जी के ऊपर इस हद तक उतर करके आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अविमुक्तेश्वरन की रंगरंगियों के बारे में बताना, इनके SISCO के बारे में बताना,
किस प्रकार ये कुकर्म बच्चों का वहाँ पर उस पंचम तल पे जो कमरा शीश महल बनाया है, उस कमरे को दिखाना और उस कमरे के पास जो इनका स्विमिंग पूल है, जहाँ पर इनकी जो महिला मित्र हैं, उनके द्वारा इनकी मालिश की जाती है, इनको नहलाया जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके बाद एक दूसरों पर आरोपों की लिस्ट में नाम रामभद्राचार्य तक पहुंच जाता है। इस दावे के साथ कि सत्ता के संरक्षण में ये सब रामभद्राचार्य की वजह से हो रहा है, क्योंकि शिकायत करने वाले उनके शिष्य हैं। राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। गुरु जी कुछ जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, नमाजवादी कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी। नहीं जवाब दे दिए। लगातार आप पर भी एफआईआर हुई है, वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर पहले संत बटे, फिर उनके शिष्यों की चोटी खींचने के मुद्दे पर सीएम डिप्टी सीएम बटे। अब फिर शंकराचार्य पर लगे शोषण के आरोप पर संत समाज बटता जा रहा है और संतों का सम्मान करने वाली जनता आंसू बहा रही है। शंकराचार्य के समर्थन में उनके भक्त भी कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था का है। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है, इसीलिए जांच तो होगी। बिल्कुल निराधार है भाई साहब, ये मन बहुत मर्माहत है, बहुत दुखी है हम लोग हमारी बहनें सब भी बहुत दुखी हैं। हम लोगों को ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि कभी कोई ऐसा इल्जाम महाराज जी पर लगा देगा। ये धर्म के बहुत बड़े वाहक हैं, शंकराचार्य पद पे हैं, शंकराचार्य पद पे आप लोगों ने ऐसी बात बोल दी। ये कैसी सरकार, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? अब यहाँ कभी भी पुलिस आ सकती है, पुलिसिया कार्रवाई होगी, इनसे पूछताछ हो सकती है, इनको अरेस्ट भी कर सकती है, तो इससे आप लोग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, हमारे स्वामी जी निडर हैं और डट के सामना करेंगे। सत्य है, सत्य कभी हारता थोड़ो है। जो निराधार लगा है सब एक दिन देखिएगा एक सत्य में बदल जाएगा। हमारे स्वामी जी बहुत साफ सुथरे एकदम निकल जाएंगे। बहुत मर्माहत है, बहुत दुखी हैं हम लोग। देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं वे बाकायदे उनके आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं, लगातार रो रही हैं और यहाँ पर इस घड़ी में या इस समय वे आकर अपनी आस्था प्रकट कर रही हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां 2021 के बाद 7 एयरपोर्ट खुले, लेकिन यूपी में 2021 के बाद शुरू हुए नए एयरपोर्ट्स को लेकर आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुशीनगर डिवीजन से मिले डेटा के अनुसार 2021 के बाद 7 एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हुई, लेकिन इनमें से 6 पर अब नियमित उड़ानें बंद हो चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। सच है कि प्रोजेक्ट लटके और भटके तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2021 के बाद शुरू हुए 7 एयरपोर्ट में से 6 पर उड़ानें बंद हो चुकी हैं। आज तक को आरटीआई के जरिए मिली सूचना से पता चला कि 2021 में शुरू हुआ कुशीनगर एयरपोर्ट, 2024 में शुरू हुए आजमगढ़ एयरपोर्ट, अलीगढ़ एयरपोर्ट, चित्रकूट एयरपोर्ट, श्रावस्ती एयरपोर्ट और मुरादाबाद एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको कुशीनगर एयरपोर्ट का हाल दिखाते हैं, जहां 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री के हाथों यूपी के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। 26 नवंबर 2021 को यहां पहली फ्लाइट चलती है। मार्च 2022 तक यहां 54 शेड्यूल फ्लाइट चलती रही, लेकिन नवंबर 2023 से यहां पर उड़ानें बंद पड़ी। डायरेक्टर अब कहते हैं कि जल्द समस्या दूर होगी, उड़ान फिर से चालू होगी। एयरपोर्ट हमेशा फंक्शनल रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अभी आईएलएस के अलावा सारी सुविधाएं हैं, वीओआर है, डीएमई है, यहाँ पे मेरा जो भी हो सीएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा इतना बड़ा रनवे है 3.2 किलोमीटर हमारे यहाँ, और हमेशा हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं
किसी भी जहाज को लैंड कराने के लिए, ठीक है। तो एक ILS था, ILS भी ज़रूरी है क्योंकि कम दृश्यता में जहाज यहाँ लैंड नहीं कर सकता था, तो उसके लिए ILS लग रहा है और ILS का काम भी आगे 45 से 60 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब दूसरे एयरपोर्ट की कहानी, नाम चित्रकूट एयरपोर्ट, जिसका 10 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी दिसंबर 2024 से यहाँ उड़ानें बंद पड़ी हैं। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट के देवांगना हवाई अड्डे का वर्चुअली उद्घाटन किया था। उसी साल 12 मार्च को पहली बार यहाँ से एक एयरक्राफ्ट ने लखनऊ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 16 दिसंबर 2024 से इस एयरपोर्ट से उड़ानें बंद पड़ी हैं। तो अब उड़ान कब चालू होगी, इस सवाल पर कैमरे पर सामने आए बिना चित्रकूट एयरपोर्ट के डायरेक्टर आलोक सिंह बताते हैं कि एयरपोर्ट तो चल रहा है, बाकी उड़ान का फैसला तो एयरलाइन कंपनियों को करना है। 146 करोड़ की लागत से बना एयरपोर्ट तो रेडी है, लेकिन 14 महीने बीतने वाले हैं, एक भी उड़ान यहां से किसी यात्री फ्लाइट ने नहीं भरी। एयरपोर्ट नंबर 3 मुरादाबाद एयरपोर्ट, उद्घाटन 10 मार्च 2024 को हुआ, फ्लाइट 10 अगस्त 2024 को शुरू हुई, लेकिन अभी हालत ये कि नवंबर 2024 से कोई उड़ान यहां से नहीं भरी जा रही है। मुरादाबाद एयरपोर्ट का भी उद्घाटन लोकसभा चुनाव से पहले किया गया। यही दावा किया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र से लेकर पीतल नगरी के कारोबारियों तक के लिए ये एयरपोर्ट गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन मुरादाबाद एयरपोर्ट पर तब 4 महीने में ही उड़ानें बंद हो गईं। यहाँ सब कुछ है, फ्लाइट्स की उड़ान नहीं है। ये केवल चुनावी जुमला साबित हुआ, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एयरपोर्ट के उद्घाटन किए गए थे और मुरादाबाद में नहीं, आसपास के अन्य जनपदों में भी करा गया था, लेकिन 1 या 2 फ्लाइट के बाद चस की तसी है, कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है। उल्टा एयरपोर्ट के रखरखाव में, सिक्योरिटी में पैसा और गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है। सारी तैयारियां हैं, लेकिन फ्लाइट नहीं उड़ पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही। जो चूँकि मुरादाबाद जो है ब्रास सिटी के तौर पर जाना जाता है और यहाँ से जो बायर्स हैं उनका भी आना जाना है, जो डोमेस्टिक व्यापार करने वाले लोग हैं उनको भी आना जाना रहता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। एयरपोर्ट नंबर 4 अलीगढ़ का एयरपोर्ट, इसका भी उद्घाटन 10 मार्च 2024 को हुआ। यहाँ भी 11 मार्च 2024 को फ्लाइट शुरू हुई, लेकिन फिर 19 दिसंबर 2024 से कोई कमर्शियल फ्लाइट की उड़ान इस एयरपोर्ट से नहीं हुई। लोकसभा चुनाव से पहले अलीगढ़ एयरपोर्ट जब जनता के लिए शुरू हुआ, धूमधाम से प्रचार हुआ, लोगों को लगा भी कि जनता के 100 करोड़ रुपए से तैयार एयरपोर्ट से उन्हें फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। उड़ान योजना के तहत पुरानी सरकारी हवाई पट्टी को तब अपग्रेड करके एयरपोर्ट बनाया गया। लखनऊ तक के लिए यहाँ से एक फ्लाइट चली भी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल पाई। आज इस एयरपोर्ट पर सब कुछ है, पर 14 महीने से ज्यादा बीत रहे हैं, कोई यात्री उड़ान नहीं चल पाई है। कोहरे के कारण 19 दिसंबर 2024 को बंद कर दिया गया था। उसके बाद से स्टार्ट नहीं हुआ आम आदमी के लिए, केवल ट्रेनिंग पर्पज से जो वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है वही अभी चल रहा है। ये किस स्कीम में स्टार्ट हुआ था सर एयरपोर्ट? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में स्टार्ट हुआ था शायद। हाँ, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में इसका स्टार्टिंग हुआ था। एयरपोर्ट नंबर 5 आजमगढ़ एयरपोर्ट, उद्घाटन 10 मार्च 2024 को, फ्लाइट शुरू हुई 11 मार्च 2024 को। अभी नवंबर 2024 से यहाँ पर उड़ानें बंद। आजमगढ़ एयरपोर्ट की कहानी वही है जो दूसरे एयरपोर्ट की नजर आई। यहाँ भी गाजे वाजे के साथ शुरुआत हुई, लेकिन नवंबर 2024 तक आजमगढ़ से लखनऊ की उड़ान चल पाई। इसके बाद यहाँ भी फ्लाईबिग कंपनी ने उड़ान स्थगित कर दी। किराया 1100 से 1500 रुपए के बीच था। शुरुआत में लोग आए, बाद में कहा गया यात्री मिलना बंद हो गए। ज्यादातर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए ही लखनऊ पहुंचने लगे। हालांकि एयरपोर्ट डायरेक्टर तकनीकी वजह का हवाला फ्लाइट बंद होने पर देते हैं। तकनीकी कारणों की वजह से फ्लाइट ऑपरेटर ने यहाँ पे अपना ऑपरेशन विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर ऑपरेशन बंद है। अब छठे एयरपोर्ट का भी हाल जानिए। श्रावस्ती का एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन 10 मार्च 2024 को हुआ, फ्लाइट भी उसी दिन शुरू हुई, लेकिन अब यहाँ से कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब श्रावस्ती में भी चुनाव से पहले श्रावस्ती एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यहाँ से लखनऊ के लिए 19 सीटर फ्लाइट शुरू हुई, बाद के दिनों में उड़ान बंद हो गई। वजह यात्रियों की कमी निकलकर सामने आई। ये एयरपोर्ट तैयार है, ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट बंद है। यहाँ स्टाफ है, सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन कहीं तकनीकी दिक्कत, कहीं यात्री न मिलने से उड़ानें बंद होती गई।
अब बात इजरायल की। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल जा रहे हैं। परसों यानी 25 तारीख को पीएम मोदी 2 दिन की इजरायल यात्रा पर होंगे। इससे पहले पीएम 2017 में ऐतिहासिक इजरायल यात्रा पर गए थे। इजरायल के राजदूत ने आज तक को बताया कि भारत के साथ बड़े हथियारों और रक्षा उपकरणों में नई साझेदारी की डील हो सकती है। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरान पर अमेरिकी हमला कभी भी संभव है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी का इजरायल जाना, रक्षा समझौते करना दुनिया को साफ साफ संकेत दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में खेले जा रहे जियोपॉलिटिक्स के खेल में वो चुपचाप नहीं बैठे। You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. You are revolutionizing India. You're catapulting this magnificent state into the future, and you have revolutionized the relationship between Israel and India. दुनिया एक बार फिर नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू का दोस्ताना देखने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि जब ईरान पर अमेरिकी हमला कभी भी हो सकता है, तब युद्ध की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी इजराइल क्यों जा रहे हैं? וביני לבין העומד בראשה, ראש הממשלה נרנדרה מודי. אנחנו ידידים אישיים, מדברים תכופות בטלפון, מבקרים זה את זה. אני ביקרתי בהודו, מודי ביקר כאן, השתכשכנו בימי הים התיכון, והרבה מים עברו מאז גם בים התיכון וגם בגנגס וגם בירדן פחות. भारत के साथ इजराइल का जब भी नाम आता है तो पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर इजरायली हथियारों से ही हमला किया गया, लेकिन भविष्य में पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस से छलनी हुआ पाकिस्तान भविष्य में अब और बुरी तरह शर्मिंदा होगा। दावा है कि इजराइल की तरफ से गोल्डन होराइजन मिसाइल देने की बात कही गई है। गोल्डन होराइजन मिसाइल दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों के लिए तबाही से कम नहीं है। इस मिसाइल की अनुमानित रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब भारत के संदर्भ में पाकिस्तान की वायु सीमा में घुसे बिना भी उसके तमाम सामरिक ठिकाने भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक रेंज में आ सकते हैं। इसके टारगेट में अंडरग्राउंड शक्तिशाली बंकर, जमीन के अंदर बने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सतह के नीचे मौजूद परमाणु ठिकाने शामिल हो सकते हैं। अब एक ऐसे मंत्री की खबर जो अपने ज्ञान, अपने बयान की वजह से ही चर्चा पाते हैं। मंत्री का नाम है मदन दिलावर, जिनके पास राजस्थान के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इस बार ये ज्ञान एक कार्यक्रम में दिया कि गाय का दूध पीने वाला उसका बच्चा बुद्धिमान होता है और भैंस का दूध पीने वाला बच्चा बुद्धि से भ्रष्ट होता है। पहले बयान सुनिए। मोटे शब्दों में जानता हूं कि 5-7 गाय ऐसी चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसे इतनी भैंसें चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है। सामने इधर भैंसें खड़ी कर दो, इतनी गौ माताएं खड़ी कर दो और दोनों के बच्चों को एक साथ छोड़ो। भैंस का बच्चा भाग कर जाएगा, भैंस के नीचे जाएगा, एक के नीचे जाएगा, पता चला वो तो उसकी मां नहीं है, दूसरे के नीचे जाएगा, तीसरे के नीचे जाएगा, चौथे के नीचे जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको मां मिलेगी। गाय का बच्चा, गौ माता का बच्चा सीधा अपनी मां के पास जाएगा और दूध पीने लग जाएगा। यानी गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फंस होता है। पटना में चौकीदार संघ के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी जब जेपी गोलंबर के पास पहुंचे तो पटना पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई। इसी दौरान उनके बीच धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए तो उन्हें पुलिस ने लाठीचार्ज करके रोक दिया। आखिर में आपको बताएं, झारखंड में नगर निगम चुनाव में करीब 62% वोटिंग हुई, लेकिन बड़ी खबर ये रही कि रांची से लेकर गिरिडीह तक हिंसक झड़प की खबरें सामने आई। 2 गुट आपस में भिड़े।
अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।